बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी तो नेक्स्ट देखें, हमने 26 से ऑनवर्ड स्टार्ट करने हैं एमसीक्यूज़ अपने चैप्टर 4 कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे जब आप कोई भी एंट्री टेस्ट देने जाते हैं एमफिल या पीएचडी के लिए, या फिर आप कोई जॉब का टेस्ट देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ सी इज़ अ कर्व इनक्लोजिंग द एरिया एस विद पी एंड क्यू एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन आपके पास ये इंटीग्रल जो है ना लॉन्ग कर्व सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसको याद करने का तरीका आसान है। सिंगल इंटीग्रल चेंज हो जाता है डबल में, प्लस साइन चेंज हो जाता है माइनस में। यहाँ पी पहला फंक्शन है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, और दूसरा फंक्शन है क्यू, इसका पहले कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, डी एक्स डी वाई साथ आ जाता है। तो आपके पास ये है इसका ना रिज़ल्ट। तो ये चीज़ आपकी इसके इक्वल होती है। नेक्स्ट देखें 27 क्या है, इंटीग्रल 1/z इसके फंक्शन है वेयर सी क्या है, यूनिट सर्कल है। तो जो हमने कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम की लास्ट वीडियो में जो मतलब एमसीक्यूज़ किया था, उससे नेक्स्ट वाले में इसको प्रूव किया है ना कि ये उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आंसर देता है, 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये हमने उधर प्रूफ किया हुआ है। If f of z is a complex valued analytic function in a domain D consisting of contour C1 and C2, then अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है और एनालिटिक भी है अपने डोमेन में, C1 C2 को कंसिस्ट कर रहा है, देन आपके पास जो फंक्शन f of z अलॉन्ग कर्व C1 और C2 इनका इंटीग्रल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब देखें बी ऑप्शन चाहे देख लें चाहे सी देख लें, है तो सेम ही ना। इसको भी जब आप बनाएंगे तो यही बनेगी बी वाली ऑप्शन ही, तो बोथ बी एंड सी पे करेक्ट आएगा इसका। तो जब भी हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एनालिटिक होगा अपनी डोमेन डी में और वो दो कंटूर C1 C2 पे कंसिस्ट कर रहा होगा, तो हमारे पास दोनों का जो इंटीग्रल है ना वो इक्वल होगा। 29 देखें, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक ऑन एंड विद इन द बाउंड्री ऑफ सी, कहाँ पे एनालिटिक ऑन है और विद इन अपनी बाउंड्री के अंदर है। एंड लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन सी, और ए कोई सी के अंदर ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, देन जनरल वी कैन राइट। तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, तो फिर हम इसको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, जो कि हमें ये ए ऑप्शन में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एवेल्यूएट इंटीग्रल फंक्शन गिवन है वेयर सी इज़ दी सर्कल, कितने का सर्कल है ये, हाफ 0.5 1 से भी आता है। तो हमने इसका जस्ट देख लेना है फंक्शन किस पॉइंट पे एनालिटिक है किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो उसके लिए डिनोमिनेटर को 0 के ऊपर रखा है, जी क्या आया 1, जी का मोड भी ले लेंगे तो 1 आएगा। अब 1 कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा सर्कल है 1/2 का, कितने का है 1/2, 1 का भी हाफ है, उतने रेडियस का सर्कल है। तो 1 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं बाहर जाके लाई कर रहा है ना, तो इससे तो हमें कोई मसला नहीं है। और हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है इस कंटूर सी के अलॉन्ग, तो फिर बाय कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका इंटीग्रल इस फंक्शन का 0 आ जाएगा, क्योंकि बाहर लाई कर रहा है ना, हमें तो अंदर मसला है, बाहर तो है ही नहीं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है, इफ़ सी इज़ द सर्कल जी मॉड इक्वल टू 3 है और इंटीग्रल जो है इस कर्व के अलॉन्ग इज़ इक्वल टू किसके होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे कि किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो हमने डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के ऊपर रख दिया, जी स्क्वायर -1 आया, यहाँ से कौन से पॉइंट आए, प्लस माइनस अयोटा। अब अगर इसका कॉन्जुगेट लूँगी तो अयोटा का 1 आएगा। अब 1 क्या है, लेस देन है 3 से, 1 छोटा ही है ना 3 से, जबकि हमें यूनिट सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 3। तो मतलब ये पॉइंट हमें मसला कर रहा है कौन से वाला भला, अयोटा। अगर हम z इज इक्वल टू अयोटा लेते हैं तो वो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, 1 है जो कि लेस देन आया 3 से। लेकिन जब आप माइनस अयोटा का मॉड लेते हो तो वो भी 1 आया जो कि लेस है 3। तो इट्स मीन ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो फिर इसको हम कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अगर सर्कल से बाहर लाई करता फिर हम आंसर 0 लगाते। अब ये तो अंदर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे। इस टाइप के फंक्शन को हम करते हैं सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू निकाल ली और बी की वैल्यू निकाल ली। ये निकालने के बाद इधर पुट की, इधर वैल्यू पुट की, तो उसके बाद ना ये जो इंटीग्रल साइन है वो अलग-अलग दोनों पे अप्लाई कर दो, इस पे भी और इस फंक्शन पे भी।
-1/2 आयोटा बाहर आया। ये फंक्शन अब क्या बन गया, अलग-अलग हो गया ना कॉशी इंटीग्रल। ये वाला फॉर्मूला बन गया जो कि किसके इक्वल है, 2 पाई आयोटा और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो इस चीज़ को हम इक्वल लिखेंगे 2 पाई आयोटा और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट क्या है, आयोटा है। यहाँ से जी नॉट क्या निकलेगा, माइनस आयोटा, तो इसलिए एफ़ के अंदर माइनस आयोटा लिखा है। प्लस इसी तरह यहाँ ये चीज़ आ गई 2 पाई आयोटा और यहाँ से जी नॉट किसके इक्वल है, आयोटा के। तो एफ ऑफ आयोटा फंक्शन की वैल्यू आयोटा पे लिखनी है। तो आप यहाँ से देखो 2 आयोटा से कैंसिल, माइनस पाई आ गया यहाँ से, और एफ ऑफ माइनस आयोटा 1 कैसी है, इस ऐसे आया है कि हाँ फंक्शन तो हमारे पास 1 है ना, कांस्टेंट है, तो चाहे उसमें माइनस आयोटा रखो, कुछ भी करो, वो 1 ने 1 नहीं रहना है। तो ये माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल हो के क्या आंसर आ गया, 0। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 32, लेट जी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज़ अ कर्व ट्रेस्ड इन इंटरवल आई इज इक्वल टू इंटरवल है इफ़ अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डैश ऑफ टी, सी में से हम कोई पॉइंट उठाएं टी, उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ना सिर्फ एग्जिस्ट करे बल्कि उसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 भी आए, देन दी कर्व जी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो फिर ऐसे कर्व को हमने क्या पढ़ा था, स्मूथ कर्व पढ़ा था। यहाँ पे देखें जब हमने फर्स्ट MCQs किया था ना इस चैप्टर का, तो इधर मैंने बताया था कि स्मूथ कर्व में क्या होता है। आप ये कर्व की डेफिनेशन हमने की कि एक ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो रियल लाइन के इस क्लोज इंटरवल से कहाँ पे जा रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जा रहा है। तो अगर इस इंटरवल का कोई भी आप पॉइंट लेते हो ना टी, उस पॉइंट पे ना सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा बस, बल्कि वो नॉट इक्वल टू 0 भी होगा उसका डेरिवेटिव। तो ऐसे कर्व को स्मूथ कर्व बोलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। नेक्स्ट 33, इंटीग्रल सी फंक्शन है वेयर सी क्या है, इज़ अ सर्कल सेंटर्ड एट जी नॉट एंड रेडियस आर है। तो आप देख रहे हो इसकी पावर क्या है, लीनियर है ना, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई आयोटा। नेक्स्ट है 34, इंटीग्रल डी जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वेयर सी इज़ अ सर्कल, और सर्कल के आगे इक्वेशन दी हुई है। अब आप यहाँ से निकाल लो इसके किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है ये फंक्शन, वो पॉइंट निकालने के लिए ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। इसको 0 के इक्वल लिया तो प्लस माइनस आयोटा। अब z इज इक्वल टू जब आयोटा को लेंगे इधर पुट करना है, z को क्या ले रहे हैं, आयोटा, तो इधर जब पुट करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा ना। अब यहाँ से 2 का मॉड तो आ गया 2 और आयोटा का मॉड क्या आ गया 1, तो 2 × 1 2, 2 तो ग्रेटर है 1 से, जबकि हमारे पास 1 आना चाहिए था। इट्स मीन ये भी हमारा आउटसाइडर लाई कर रहा है। अगर z इज इक्वल टू माइनस आयोटा को चेक करते हैं तो इसमें जब रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 0 का मॉड 0 है, तो 0 तो लेस है 1 से। इट्स मीन हमें ये जो पॉइंट है ना माइनस आयोटा, ये मसला कर रहा है, ये मसला नहीं कर रहा है, ये तो आउटसाइडर है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हम इसको कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम के मतलब यूज़ करके ना इसको 0 बना सकते थे, लेकिन अब हमें ये पॉइंट जो है वो तंग कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला आप लगा लेते हैं फिर। तो उसके लिए हमने इसका वो फैक्टर बना लिए, इधर से आती है ना वैल्यू z इज इक्वल टू आयोटा, मतलब हमें ये वाला पॉइंट नहीं मसला कर रहा है, ये तो आउटसाइडर लाई कर रहा है। तो 1 ओवर और ये वाली चीज़ इसको हमने ले लेना है एफ ऑफ जी फंक्शन, और नीचे जो है ना z प्लस आयोटा उसको हमने नीचे ही रहने दिया, वो एज आ जी माइनस जी नॉट हमारा कंसीडर होगा। ये हम क्या लगा रहे हैं, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो एफ ऑफ जी इक्वल टू हमारे पास ये कंसीडर होगी चीज़ और नीचे हमारे पास ये। अब यहाँ से हमने एफ ऑफ माइनस आयोटा इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है, तो वो -1/2 आयोटा ही। तो हमारा ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जी नॉट, जो कि एफ ऑफ जी नॉट आपका ये है। तो ये 2 पाई आयोटा और एफ ऑफ माइनस आयोटा पे वैल्यू निकाली है, इसे कैंसिल होकर -पाई आंसर आया। नेक्स्ट है 35, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक और बाउंडेड है एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, और जो फंक्शन है वो कांस्टेंट पी है। तो फिर ये किसकी स्टेटमेंट है, मोरिरास थ्योरम की, नन की या लियोविलेज थ्योरम की। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। मोरिरास थ्योरम क्या कहता है, ये बेसिकली कन्वर्स होता है कॉशी फंडामेंटल थ्योरम का। इसकी स्टेटमेंट ये होती है, इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, और फंक्शन उस कंटूर सी के अलॉन्ग जो इसका इंटीग्रल है वो इक्वल टू 0 आ जाए फॉर एवरी क्लोज कंटूर सी इन डी, देन हमारा फंक्शन क्या होता है, डोमेन में एनालिटिक हो जाता है। तो ये मोरिरा की थी और ये लियोविलेज थ्योरम की थी। नेक्स्ट है 36,
फंक्शन की इंटीग्रेट करना है लॉन्ग कर्व सी डी जी, और सी क्या है बाउंड्री एस स्क्वायर की, वेयर साइड लाइज अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू, ये पॉइंट्स दे दिए हैं, ये पॉइंट्स हमने एक्स वाई प्लेन पे मेंशन कर दिए, ठीक है। 4 4 ये हमारे पास ये बन गया। ये लीनियर नहीं है ना पावर, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज़ कर लिया। तो n+1 इसको कंपेयर कर दो इसके साथ, ये चीज़ इक्वल होती है ना इसके, तो यहाँ से हमने बेसिकली n लेना होता है। n क्या है 5 है, फंक्शन क्या है e की पावर z है, और z नॉट यहाँ पे क्या है 0 है। तीनों चीज़ें निकाल के ना इसमें पुट कर देनी होती है। तो 2 पाई आयोटा ओवर 5 फैक्टोरियल, पॉइंट हमारे पास चूँकि z नॉट 0 है यहाँ पे, तो फंक्शन का 5 टाइम डेरिवेटिव अंदर क्या आ गया 0, ठीक है। ये अब z की जगह पे 0 पुट करना है, तो e की पावर z की जगह पे क्या है तो वो 1 आ गया, तो ऐसे ये 1 आया। दिस इम्प्लाइज डैट, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ये फंक्शन निकाल लिया ना e की पावर z ओवर z की पावर 6, ये इक्वल टू किसके आई पाई आयोटा बाय 60 के, तो 2 6 12 कैंसिल कर लो, तो पाई आयोटा बाय 60 ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है 37, लेट जी ऑफ जी बी एनालिटिक फंक्शन सच डैट कि जी ऑफ जी का जो मॉड है ना वो कांस्टेंट है, देन जी ऑफ जी क्या होगा। अगर यही कांस्टेंट है, मोड ही कांस्टेंट है, तो जो फंक्शन होता है ना इटसेल्फ वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ जी, ये पी ऑफ जी इक्वल टू ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, फॉर्म क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, एंड ए नॉट, ये जो लीडिंग इसका कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, हैज़ डैश रूट्स इन फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके कितने रूट्स होते हैं यहाँ, एटलीस्ट 10 रूट, एट मोस्ट 10 रूट्स, या एग्जैक्टली n रूट्स। तो इस केस में ना अगर आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ली जाती है, तो इस केस में इसके कितने रूट्स होते हैं एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। और अगर ये रियल प्लेन में ली जाती, रियल प्लेन से उठाई जाती, फिर इसके कितने होने थे रूट्स, एट मोस्ट n रूट्स होने थे। देखें मैंने यहाँ ये चेक भी किया हुआ है, जिस तरह हमने ये ले ली पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल ले ली, तो उसके कितने रूट्स आए हैं एट मोस्ट n रूट्स आए हैं। तो रियल पॉलिनोमियल अगर हम लेंगे तो उसमें यहाँ जितना यहाँ पावर होगी ना उतने रूट्स होंगे, जिस तरह हमारे यहाँ 2 आए हैं एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, वरना इसके केस में एग्जैक्टली n होते हैं। उसके बाद 39 इंटीग्रल 2 पाई आयोटा बाय 2 e की पावर जी डी जी किसके इक्वल है, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। इधर लोअर अपर लिमिट्स जब पुट की तो e की पावर 2, इस पे वो आइलर फॉर्मूला लगा दिया, माइनस e की पावर 2 एज इट इज़, ये नहीं है, कोस 90 0 होता है, ये 1 होता है, तो आई माइनस आयोटा माइनस ई स्क्वायर आंसर आया, बी ऑप्शन। लास्ट MCQs देखें 40, अ कनेक्टेड रीजन विद n-1 होल्स इज़ कॉल्ड, एक कनेक्टेड रीजन जिसके कितने होल्स हैं n-1, तो उसको बोलेंगे एनप्ली कनेक्टेड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एनप्ली कनेक्टेड। देखें सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड को समझ लेते हैं। जो सिंपली कनेक्टेड होती है ना, ये एक हमारे पास डोमेन है, उसके अंदर कोई हम कर्व बनाते हैं, और जब हम उस कर्व को श्रिंक करते हैं तो वो श्रिंक होते होते क्या बन जाती है, एक पॉइंट बन जाती है, और वो पॉइंट भी हमारे इसी डोमेन डी के अंदर लाई कर रहा होता है, तो ये होती है सिंपली कनेक्टेड डोमेन। लेकिन जो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन होते हैं ना, उसके आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक डबली कनेक्टेड और एक एनप्ली कनेक्टेड डोमेन। अब जो डबली कनेक्टेड डोमेन होती है वो ये होती है कि एक हम डोमेन लेते हैं D1, उसके अंदर कोई कर्व बनाते हैं, ठीक है, और वो कर्व को जब हम श्रिंक करते हैं तो वो श्रिंक होते होते कोड दूसरी डोमेन के अंदर चला जाता है ना, वो पॉइंट आता है, तो फिर इस डोमेन को क्या बोलेंगे डबली कनेक्टेड डोमेन। तो अगर D1 के अंदर ये D2 को ना एज अ होल कंसीडर करें, तो अगर D1 के अंदर एक होल था तो उसको क्या बोला डबली कनेक्टेड। इसी तरह अगर इसके अंदर 2 होल मैं यहाँ बना दूँ एक और, अगर ये D3 में बना दूँ तो ये अगर 2 होल कंसीडर होंगे तो क्या होगा ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन होगा। मतलब ये है कहने का कि अगर n-1 होल होंगे ना तो फिर कितनी कनेक्टेड डोमेन होगी एनप्ली कनेक्टेड। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आगे बाद में करेंगे। कमेंट्स के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।